हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। तो चलिए आज पिछली क्लास से थोड़ा आगे चलते हैं, जहाँ पर आपने अकाउंटिंग अजम्पशंस और अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा था। तो आगे बढ़ने से पहले आपको रिक्वेस्ट है ये कि आप लोग इसको वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो इसलिए आप फटाफट से इसको लाइक कर दो और बेल आइकन को भी दबा दो, जिससे आने वाले टाइम की वीडियोस से आपको फटाफट मैसेज मिल जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो चलिए अब आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले ये बता दूं कि आप सबसे पहले अपनी बुक निकाल लें और अपने हाथ में कोई हाइलाइटर या फिर पेंसिल साथ में रखें, जिससे आपके लिए जो जो इम्पोर्टेंट लाइंस हैं उनको आपने अंडरलाइन करना है। तो क्योंकि थ्योरेटिकल चैप्टर है, आपको बहुत सारी चीज़ें लर्न करनी है। समझाने का काम मेरा है, लर्न करने का काम आपका है, क्योंकि पेपर आपका ही है और आपको ही लिखना पड़ेगा। तो पिछली क्लास से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं। फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन और कंसेप्ट, जो 3 अकाउंटिंग अजम्पशन हमने पढ़े थे वो थे गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड एक्रूअल अजम्पशंस। इन तीनों अजम्पशंस के बारे में एक ब्रीफिंग ये है। गोइंग कंसर्न अजम्पशन हमको ये बताता है कि हमारा जो बिजनेस है वो इंडेफिनिट पीरियड के लिए चलेगा और उसी के बेसिस पर हम अकाउंटिंग करते हैं। कंसिस्टेंसी अजम्पशन हमको ये बताता है कि जो भी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस हमने अडॉप्ट कर ली हैं उन्हीं को ईयर बाय ईयर यूज़ करना पड़ेगा, जिससे हम एक कंपेरेबल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर सकें। एक्रूअल अजम्पशन हमको ये बताता है कि जैसे ही हम ट्रांजेक्शन के अंदर एंटर होते हैं उसी समय उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है, ना कि जब सेटलमेंट होना है। क्यों? क्योंकि उससे रिलेटेड जो भी ऑब्लिगेशंस, जो भी लायबिलिटी क्रिएट होनी है वो उसी समय क्रिएट हो जाती हैं जिस समय हम उस ट्रांजेक्शन के अंदर एंटर करते हैं। तो चलिए आगे के जो पार्ट हैं, आपने आगे के अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो हैं वो हमने 5 कवर कर लिए थे। अकाउंटिंग एंटिटी और बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल हमको ये बताता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट एंटिटी, और हम अकाउंटिंग बिजनेसमैन की पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करते बल्कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, और ये हमको बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल ने बताया। दूसरा अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो आपने पढ़ा था वो है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल हमको ये बताता है कि सिर्फ और सिर्फ वही ट्रांजेक्शन्स या वही इवेंट हम अकाउंटिंग में उसकी अकाउंटिंग कर सकते हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ मनी या मनी वर्थ टर्म के अंदर मेजर किया जा सकता है। तो हम ऐसी ट्रांजेक्शन्स जो मनी टर्म्स के अंदर मेजर नहीं कर सकते उसको हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। थर्ड हमारा प्रिंसिपल, अकाउंटिंग प्रिंसिपल था अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल हमको ये बताता है कि लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन या लाइफ ऑफ ए फर्म को हम सब डिवाइडेड कर लेते हैं छोटे छोटे टाइम इंटरवल में। से नॉर्मली जो बिजनेस इंटरवल है उसको हम 1 ईयर के बेसिस पर आगे चलाते हैं, और उसी के एंड में हर साल इनकम स्टेटमेंट या पोजीशन स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं, जिससे हमें बिजनेस की परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता लगता रहता है। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल हमको ये बताता है कि जितने भी हम ट्रांजेक्शन में एंट्री करेंगे जो मनी टर्म्स के अंदर मेजर किए जा सकते हैं उनको हम अपनी बुक्स के अंदर पूरी तरह से डिस्क्लोज करेंगे, उसमें कोई भी फैक्ट्स एंड फिगर को छुपाएंगे नहीं। 5th पॉइंट है आपका मेटेरियलिटी प्रिंसिपल। मेटेरियलिटी प्रिंसिपल हमको ये बताता है कि जितने भी सिग्निफिकेंट आइटम्स हैं, जितने भी सिग्निफिकेंट बातें हैं, जितने भी हमारे बिजनेस के अंदर मेनली चीज़ें जो हमारे बिजनेस को इफेक्ट कर सकती हैं, इन्वेस्टर के डिसीजन को, इन्वेस्टर यानी कि शेयर होल्डर्स के डिसीजन को इफेक्ट कर सकती हैं, उन सारी बातों को डिस्क्लोज करना जरूरी है। तो मेटेरियलिटी प्रिंसिपल हमको ये बताता है। तो चलिए आज के बाकी के प्रिंसिपल्स कंप्लीट करते हैं। तो पहला और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि ये प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, और वैसे भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें हम समझते हैं। तो पहले ब्रीफिंग कर लेते हैं और उसके बाद हम डिटेलिंग में चलेंगे। तो 6th प्रिंसिपल है प्रूडेंस
और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल हमको ये बताता है कि जितने भी एंटिसिपेटेड प्रॉफिट्स हैं उनकी हम अकाउंटिंग नहीं करते, मगर जितने भी एंटिसिपेटेड लॉसेस हैं उन सब की हम अकाउंटिंग करते हैं। दोबारा से रिपीट करता हूं कि जितने भी एंटिसिपेटेड प्रॉफिट हैं, यानी कि अगर आपके पास कोई सामान है जिसको आपने 500 रुपये में खरीदा है और उसकी वैल्यू आज 800 रुपये है मगर आपने अभी तक बेचा नहीं है, तो ये जो है 300 रुपये का जो आपको प्रॉफिट दिखाई दे रहा है ये एक नोशनल प्रॉफिट है, एंटिसिपेटेड प्रॉफिट है। तो इसकी अकाउंटिंग हम कहीं नहीं करते जब तक ये बिक नहीं जाता। मगर अगर आपने कोई भी चीज़ इस तरह की, जैसे हमने कोई सामान खरीदा होता है और उस एसेट पे हर साल डेप्रीशिएशन लगाया जाता है, तो ये डेप्रीशिएशन एक एंटिसिपेटेड लॉस है, इसलिए हम उसकी अकाउंटिंग करते हैं। इसका मतलब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स या प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन हम मेंटेन करते हैं। ऐसे ही प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, यानी कि जिन लोगों से हमें पैसा आना होता है उनमें से बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो पैसा नहीं दे पाते हैं, तो उसके लिए हमने प्रोविजन फॉर बैड डेट्स की अकाउंटिंग करना सीखा है अकॉर्डिंग टू द प्रूडेंस और कंजर्वेटिव प्रिंसिपल। ये बात शायद आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में अभी समझ नहीं आएगी, जब आप आगे के चैप्टर्स पढ़ेंगे तो ये बात अपने आप क्लियर होती चली जाएगी। तो बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर यह है कि एंटिसिपेटेड प्रॉफिट्स के अकाउंटिंग नहीं की जाती, मगर एंटिसिपेटेड लॉसेस की हम अकाउंटिंग करते हैं। 7th पार्ट है कॉस्ट कॉन्सेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। कॉस्ट कॉन्सेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट हमको ये बताता है कि जितनी भी एसेट्स होती हैं उनको हम अपनी बुक्स में हिस्टोरिकल कॉस्ट, यानी कि जिस पर हमने उसको एक्वायर किया होता है उसी कॉस्ट पर उसको दिखाते हैं, और साल दर साल उस पर डेप्रिसिएशन लग जाता है, तो उसके बाद उसकी वैल्यू ओरिजिनल कॉस्ट से निकलकर बुक वैल्यू पे आ जाती है। तो यानी कि हम उसको ओरिजिनल कॉस्ट में से बुक वैल्यू की वैल्यू पर ही दिखाते रहते हैं, चाहे उसकी करंट वैल्यू बहुत ज़्यादा हो या बहुत कम हो, उससे हमें कोई भी मतलब नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ हम उसकी एक्वायर्ड कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन के ऊपर दिखाते रहते हैं। 8th पॉइंट है मैचिंग कॉन्सेप्ट और मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल हमको ये बताता है कि जितने भी आपने इस साल इनकम की है, रेवेन्यू जनरेट की है, उससे रिलेटेड जितनी भी एक्सपेंसेस हैं, उससे रिलेटेड जितनी भी रेवेन्यू जो हमने इस साल जनरेट की है, उससे रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस हैं उस पर्टिकुलर पीरियड से रिलेटेड, उन सब की अकाउंटिंग हम उसी साल में करते हैं, क्योंकि जिस साल का रेवेन्यू उसी साल के एक्सपेंसेस को मैच किया जाता है, जिससे हम प्रॉपर सिस्टम से प्रॉफिट को अनसर्टेन कर सकें। तो इस तरह से मैचिंग प्रिंसिपल बनाया जाता है, तभी आपके पास सैलरी आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड एक्सपेंसेस की जैसी टर्म्स अवेलेबल हैं। 9th पॉइंट है डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट और डुअलिटी प्रिंसिपल, यानी कि एवरी ट्रांजैक्शन हैज़ 2 एस्पेक्ट्स, डेबिट और क्रेडिट। और ये चीज़ आपने अकाउंटिंग इक्वेशन में बहुत अच्छी तरह से समझ ली थी कि हर ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, एक प्लस होगा और दूसरा माइनस होगा। 10th पॉइंट है रेवेन्यू रिकग्निशन कंसेप्ट। रेवेन्यू रिकग्निशन कंसेप्ट हमको ये बताता है कि जिस समय ट्रांजैक्शंस की जाती है उसी समय उसको रिकग्नाइज कर लिया जाता है, चाहे उससे रिलेटेड पैसा आया है या नहीं आया है, या जब आएगा तब देखा जाएगा। ऐसा अकाउंटिंग हमको कॉन्सेप्ट नहीं कहती, वो सिर्फ उसी समय उस ट्रांजैक्शन के अंदर उस से रिलेटेड अमाउंट को जिस समय हमने उसमें एंट्री की है उसी समय उसके रेवेन्यू को हम, जैसे हमने किसी को सेल की 10,000 रुपये की, तो सेल आज हमने की है, उसका जो पैसा है वो नेक्स्ट ईयर के अंदर जून में आएगा मान लीजिए। तो ये जो पैसा है जो सेल हमने की है, रेवेन्यू जो जनरेट हुआ है हमारा, वो लास्ट ईयर में ही, अगर हमने फरवरी में सेल की थी तो फरवरी में ही उसको रिकॉर्ड किया जाता है, ना कि जब उसका पैसा आएगा। तो रेवेन्यू रिकग्निशन कंसेप्ट हमको ये बताता है। 11th पॉइंट है वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट। वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट हमको ये बताता है कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस आप करते हैं उन सब का एक एविडेंस होना चाहिए, जिससे बाद में अगर उसको वेरीफाई करना पड़े तो उस एविडेंस से वेरीफाई कर लेते हैं। जैसे कैश मीमो, बिल, जिसके अंदर हमने ट्रांजैक्शन से रिलेटेड अमाउंट छपा होता है, लिखा गया होता है, तो आपके पास अगर 10 साल भी
10 साल बाद भी आप अगर उसको चेक करने जाएं तो आपके पास एक बिल या कैश मेमो के रूप में उसका एक एविडेंस अवेलेबल हो। तो ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में पढ़ाते हैं कि उसको समझते हैं कि क्या चीज़ और आगे इसकी डिटेलिंग हो सकती है। तो बेसिक बातें आपको समझा दी गई हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल से, प्रूडेंस और कंजर्वेटिव प्रिंसिपल। इसके लिए मैंने आपको बता दिया था कि जितने भी एंटिसिपेटेड प्रॉफिट है उसकी अकाउंटिंग हम नहीं करते, मगर जितने भी एंटिसिपेटेड लॉसेस हैं उन सब की हम अकाउंटिंग करते हैं। तो ये ही बेसिस पर, यही फ्रेज पर हम चलते हैं आगे, इसको डिटेल में पढ़ते हैं और फिर समझते हैं ये क्या कहना चाहता है। प्रूडेंस और कंजर्वेटिव प्रिंसिपल इज मैनी अ टाइम डिस्क्राइब्ड यूजिंग द फ्रेज डू नॉट एंटिसिपेट अ प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। किसी भी एंटिसिपेटेड प्रॉफिट को हम नहीं कंसीडर करेंगे, मगर जितने भी लॉसेस हमें दिखाई दे रहे हैं, पॉसिबिलिटी लग रही है आने वाले टाइम में, उन सब की कंसिडरेशन हम करेंगे और उसके लिए हम अकाउंटिंग भी करेंगे अभी से, चाहे वो लॉस हुए भी नहीं है। स्टेटिंग डिफरेंटली, इट टेक्स इनटू कंसिडरेशन ऑल पॉसिबल लॉसेस बट नॉट द प्रोस्पेक्टिव प्रॉफिट। जितने भी फ्यूचर में प्रोस्पेक्टिव प्रॉफिट्स हमको दिखाई दे रहे हैं उसको हम अकाउंटिंग नहीं करते हैं, मगर प्रोस्पेक्टिव लॉसेस की अकाउंटिंग हम करते हैं। द एप्लीकेशन ऑफ दिस कंसेप्ट एंश्योर्स दैट अ फाइनेंशियल पोजीशन डू नॉट पेंट अ बेटर पिक्चर देन व्हाट इज एक्चुअली इज। और इसका बेसिक, इसके पीछे जो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम ऐसा करें, उसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको अंडरलाइन कर लो कि ये जो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है ये क्यों बनाया गया, कि जिससे हमारे पास जो बिजनेस के अंदर एक्चुअल पिक्चर नजर आ रही है उस पिक्चर को कहीं बेटर पिक्चर के रूप में दिखाने की कोशिश करने का जो काम है वो तभी किया जा सकता है कि जब एंटिसिपेटेड प्रॉफिट जो हैं उनको दिखा दें और एंटिसिपेटेड लॉसेस को ना दिखाएं। तो ये एक बेटर पिक्चर, एक बेटर फाइनेंशियल पोजीशन सभी के सामने जाएगी, जो कि गलत है। तो इसको रोकने के लिए हमने प्रूडेंस प्रिंसिपल या कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल को अपनाया, और जिसकी वजह से हम एंटिसिपेटेड लॉसेस की प्रेजेंटेशन डाल देते हैं मगर एंटिसिपेटेड प्रॉफिट की प्रेजेंटेशन नहीं डालते। फॉर एग्जाम्पल, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रिलाइजेबल वैल्यू, मार्केट वैल्यू, और मेकिंग द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एंड डिस्काउंट ऑन डेटर्स इन एंटिसिपेशन ऑफ बैड डेट्स एंड डिस्काउंट। यानी कि बात यही है कि जब हमने स्टॉक की बात की थी तो स्टॉक को आपको बताया गया था कि स्टॉक जो है नेट रिलाइजेबल वैल्यू यानी कि मार्केट वैल्यू या उसकी एक्विजिशन कॉस्ट में से जो भी कम होगा उस पे उसको दिखाया जाता है। उसके पीछे रीजन है प्रूडेंस प्रिंसिपल। और जो एंटिसिपेटेड प्रॉफिट हमको दिखाई दे रहे हैं ड्यू टू नॉन पेमेंट, नॉन रिसिप्ट ऑफ अमाउंट फ्रॉम द डेटर्स, इसको भी हम प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स के रूप में डाल देते हैं। या आने वाले समय में जो डिस्काउंट के रूप में हमने डेटर्स यानी कि हमारे कस्टमर को पे करना है, डिस्काउंट के रूप में उनके लिए छोड़ना है पैसा, यानी कि हमारे लिए लॉस हो जाएगा, तो उसकी भी हम अकाउंटिंग पहले से ही कर देते हैं, देने से पहले। तो ये इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। Prudence or conservatism principle prescribe that anticipated expenses and losses should be accounted। जितने भी expenses या losses होते हैं पहले से ही anticipated, पहले से ही हम उसकी accounting कर देते हैं, मगर anticipated profit की entry नहीं करते। Thus a result liability may be overstated, और इस वजह से हमारी liability overstated हो जाती है और एक प्रकार से ये एक ड्रॉबैक बन जाता है हमारी बुक्स में भी, नेगेटिव पॉइंट भी बताया जा रहा है। एक डिसएडवांटेज ये है कि एक सीक्रेट रिजर्व टाइप हमारी बुक्स में खड़ा हो जाता है, क्योंकि चाहे डेप्रिसिएशन हुई है नहीं हुई है, चाहे डाउटफुल डेट्स हुए हैं या नहीं हुए हैं, तो भी हम उसके रूप में हम अपना खर्चा दिखा देते हैं जबकि एक्चुअली खर्चा नहीं हुआ। तो एक डिसएडवांटेज ये है इस तरह की कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल को अपनाने का कि एक सीक्रेट रिजर्व हमारे बुक्स में क्रिएट हो जाता है। एंड थस फाइनेंशियल स्टेटमेंट मे नॉट डिपिक्ट अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द बिजनेस। इसकी वजह से एक फेयर व्यू नहीं जाता फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म नीड टू बी अप्लाइड विद कॉशियस एंड केयर सो दैट द रिजल्ट रिपोर्टेड आर नॉट डिस्टॉर्टेड। और इसी वजह से इस कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म को ध्यान से अपनाया जाता है जिससे हमारा रिजल्ट ज़्यादा इफेक्ट ना हो। 7th पॉइंट है
यानी कि 7th प्रिंसिपल जो आपने पढ़ना है वो है कॉस्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। कॉस्ट या हिस्टोरिकल प्रिंसिपल जो है वो सेम ही है दोनों। कॉस्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल हमको ये बताता है कि आपने जो भी एसेट, ध्यान रखें, जो भी एसेट एक्वायर की है उसको आप अपनी बुक्स में हमेशा उसकी एक्वायरिंग कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन पे ही दिखाएंगे। अगर डेप्रिसिएशन अभी तक फर्स्ट टाइम भी नहीं लगाए तो उसको हमेशा आप उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे ही दिखाते चले जाएंगे जब तक उसकी डेप्रिसिएशन की कॉस्ट नहीं लग पा रही उसमें। अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट कॉन्सेप्ट, एन एसेट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट द प्राइस पेड टू एक्वायर इट एंड द कॉस्ट is the basis for all subsequent accounting of the assets. Asset is recorded at cost at the time of purchase but is systematically reduced by charging depreciation. स्टार्टिंग में असेट को परचेज कॉस्ट पे दिखाया जाता है और टाइम के हिसाब से उसमें लगातार डेप्रिसिएशन रिड्यूस करके उसको दिखाया जाता है। द मार्केट वैल्यू ऑफ असेट मे चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम बट द अकाउंटिंग पर्पजेज इट कंटिन्यू टू बी शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट इट बुक वैल्यू। मगर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हम उसकी बुक वैल्यू पर ही दिखाएंगे जो आ जाती है परचेज माइनस डेप्रिसिएशन, चाहे उसकी करंट मार्केट कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो गई हो या बहुत कम भी हो गई हो, उससे बिजनेस की अकाउंटिंग पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, एन एसेट इज परचेज फॉर ₹5 लाख एंड इफ एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स इवन इफ द मार्केट वैल्यू इज ₹4 लाख और 7 लाख, yet the asset shall continue to be shown at its purchase price that is 5 लाख। यानी कि उसको सिर्फ 5 लाख पे ही दिखाया जाएगा चाहे उसकी मार्केट वैल्यू 4 लाख या 7 लाख भी हो चुकी हो। कॉस्ट कंसेप्ट ब्रिंग objectivity in the preparation of presentation of financial statement. They are not influenced by personal bias और judgment। और कॉस्ट कॉन्सेप्ट अपनाने से सबसे बड़ा फायदा हमारा ये होता है, उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव भी यही है कि जो अकाउंट्स हैं उनको मेंटेन करने वाले जो लोग होते हैं उनका पर्सनल बायस उस पर काम नहीं करे। यानी कि अकाउंटिंग के लिए आप सही से रूल्स और रेगुलेशन बना लें, ये नहीं कि आपकी मर्जी से जो असेट आपने खरीदी है उसको कम या ज़्यादा वैल्यू पे दिखा लेंगे, क्योंकि मार्केट वैल्यू क्या चल रही है इसकी एविडेंस हमें कहीं से भी रखना बड़ा मुश्किल काम होता है। इसलिए उसको कॉस्ट पे ही दिखाना सही रहता है, जिससे हमारे पर्सनल बायस या जजमेंट की कोई भी बात इसमें इन्वॉल्व नहीं हो पाती। 8th पॉइंट है मैचिंग कॉन्सेप्ट और मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल हमको ये बताता है कि जो भी करंट ईयर से रिलेटेड, करंट पीरियड से रिलेटेड, अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड जितनी भी इनकम जनरेट की गई हैं उन सारी इनकम के अगेंस्ट में जो भी एक्सपेंसेस बनते हैं उन सारे एक्सपेंसेस को आपको उसी साल में रखना है, चाहे उनसे रिलेटेड अमाउंट पे किया है या नहीं पे किया है। An important objective of business is to determine profit periodically। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि आप अपने पास जितने भी प्रॉफिट्स अवेलेबल हैं इस साल से रिलेटेड, जितने भी प्रॉफिट अवेलेबल हैं इस साल से रिलेटेड, जितने भी रेवेन्यू जनरेट की हैं उसमें से इस साल से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो हटाने के बाद इस साल का प्रॉफिट आएगा। चाहे उस तरह के एक्सपेंसेस आपने अभी पे किए हैं या नहीं पे किए हैं, मगर उससे रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस, रेवेन्यू से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस इस साल में किए गए हैं, चाहे वो पे किए गए हैं या नहीं किए गए, उन सब को इस साल की अकाउंटिंग में दिखाना पड़ेगा, उस पीरियड की अकाउंटिंग में दिखाना पड़ेगा। तभी आपके पास आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड जैसी टर्म्स अवेलेबल हुई हैं। इट इज़ नेसेसरी टू मैच रेवेन्यू ऑफ द पीरियड with the expense of that period to determine correct profit or loss for the accounting period. Profit earned by the business during a period can be correctly measured only when the revenues earned during the period is matched with the expenditure incurred to earn that revenue. It is not relevant when the payment was made or received. Therefore, as per this concept, adjustments are made for all outstanding expenses and prepaid expenses. इसी वजह से, इस कंसेप्ट की वजह से ही आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड का जन्म हुआ था। तो बेसिकली मैचिंग कॉन्सेप्ट हमको यही बता रहा है कि जितना भी आपको प्रॉफिट इस साल से रिलेटेड आया है उसके अंदर जितना भी रेवेन्यू आपने जनरेट किया था उससे रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस हैं
उनको आपने इसी अकाउंटिंग पीरियड में डालना है, whether it is paid or not. In brief, according to this concept, the expenses for the accounting period are matched against related revenues rather than cash received and cash paid. This concept should be followed while preparing financial statement to have a true and fair view of profitability and financial position of the business, जिससे हमारी एक ट्रू पिक्चर फाइनेंशियल पोजीशन और प्रॉफिटेबिलिटी के लिए दिखाई देती है। तो चलिए अगला एक प्रिंसिपल और करते हैं, तीन प्रिंसिपल और रह गए हैं, 9, 10, 11। तो ये भी फटाफट से कर देते हैं और ये थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग का एक मेजर पार्ट आपके लिए खत्म हो जाएगा। ड्यूअल एस्पेक्ट और ड्यूअलिटी प्रिंसिपल, ये सारी चीज़ें ड्यूअल एस्पेक्ट या ड्यूअलिटी प्रिंसिपल बेसिकली आपका बुक का मेन पार्ट है, क्योंकि आप डबल एंट्री सिस्टम पढ़ रहे हैं और डबल एंट्री सिस्टम का मतलब ही है कि जो भी ट्रांजेक्शन होगी उसके हमेशा दो एस्पेक्ट्स होंगे, एक डेबिट और एक क्रेडिट, यानी कि एक कम होगा तो दूसरा तभी बढ़ेगा। अगर आपने माल परचेज किया है तो माल परचेज किया, इसका मतलब गुड्स आए हैं और कैश गया है, या कैश नहीं भी गया है उधारी पर लिया है, तो इसका मतलब आपके सर पे एक ऑब्लिगेशन क्रिएट होगी। तो असेट इंक्रीज होगी, लायबिलिटी बढ़ेगी, या एक ही असेट बढ़ेगी भी और एक असेट घटेगी भी, मतलब दूसरी असेट घटेगी। तो कोई भी चीज़ हो उसके हमेशा ड्यूअल एस्पेक्ट्स आते हैं और इसके बारे में आपने अकाउंटिंग इक्वेशन में बहुत अच्छी तरह से समझ लिया था। फिर भी इसको पढ़ देते हैं। अकॉर्डिंग टू द ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, एवरी ट्रांजेक्शन एंटर्ड इनटू by an enterprise has two aspects, a debit and a credit of equal amount. Simply stated, for every debit there is a credit of equal amount in one or more accounts. It is also true vice versa. अगर डेबिट होगा तो क्रेडिट भी इक्वल अमाउंट का होगा, चाहे उसके अंदर 2 या 3 या 4 अकाउंट भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राहुल स्टार्ट अ बिजनेस विद द कैपिटल ऑफ ₹1 lakh. There are two aspects to the transactions. On one hand, the business has an asset of ₹1 lakh, while the other hand it has liability towards Rahul ₹1 lakh capital of the Rahul. Thus, we can say capital equals to cash. ये आपको पता है कि अगर राहुल ने एक बिजनेस स्टार्ट किया तो कैपिटल बढ़ गई और कैश बढ़ गया, तो ये हमेशा ड्यूअल एस्पेक्ट के हिसाब से दोनों तरफ इंपैक्ट आ रहे हैं। सपोज फर्दर द एंटरप्राइज बोरो मनी अमाउंट फ्रॉम द ब्लैंक। अगर एक एंटरप्राइजेस बैंक से अमाउंट बोरो करता है, its assets will increase, but this mean that one out of total assets amount equal to borrowing is payable to the outsiders. तो आपके पास कैपिटल प्लस लायबिलिटी, कैपिटल प्लस क्लेम ऑफ आउटसाइडर मतलब लायबिलिटी इक्वल्स टू असेट्स के बराबर होंगी, क्योंकि कैश बढ़ गया तो आपकी लायबिलिटी भी वहां पर बढ़ गई लोन के रूप में। दिस फंडामेंटल इक्वेशन विल ऑलवेज रिमेन्स गुड। इन अदर हैंड्स, अकाउंटिंग इक्वेशन डेमोन्स्ट्रेट द फैक्ट दैट for every debit there is an equal credit and vice versa. As a matter of facts, the entire system of double entry book keeping is based on this concept. और पूरी सिस्टम जो है वो डबल एंट्री सिस्टम पर ही आधारित है। रेवेन्यू रिकग्निशन कंसेप्ट, रेवेन्यू रिकग्निशन कंसेप्ट का हमें ये बताता है कि आपने जैसे ही ट्रांजेक्शन्स के अंदर एंट्री ली, उसी समय आप उस रेवेन्यू को, जो अमाउंट का माल आपने बेचा है, उस रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर लेते हैं, चाहे उससे रिलेटेड पैसा आपको बाद में भी आएगा। तो रेवेन्यू रिकग्निशन कंसेप्ट हमको बताया जाता है। अकॉर्डिंग टू द रेवेन्यू रिकग्निशन कंसेप्ट, रेवेन्यू इज कंसिडर्ड टू हैव बीन रियलाइज्ड व्हेन ट्रांजेक्शंस हैज बीन एंटर्ड इनटू एंड द ऑब्लिगेशन टू रिसीव द अमाउंट इज एस्टेब्लिश। जैसे ही हम ट्रांजेक्शन के अंदर एंट्री करते हैं तभी हम रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं और उसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। जैसे ही आपने सेल की तभी आपके लिए वो रिकॉर्ड कर लिया जाएगा, चाहे उससे रिलेटेड पैसा आपको अगली अकाउंटिंग पीरियड में भी आता हो। इट इज़ टू बी नोटेड दैट रिकॉग्निशन रेवेन्यू एंड रिसिप्ट ऑफ एन अमाउंट आर टू सेपरेट एस्पेक्ट। दोनों अलग अलग बातें हैं कि रिकग्निशन रेवेन्यू कब किया जाता है और अमाउंट रिसीव करना, दोनों अलग अलग सेपरेट बातें हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड इट। एन एंटरप्राइज sells goods in February 2018 and received the amount in April 2018. तो आप कब रिकॉर्ड करेंगे? रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कब होगा? ऑब्वियसली बात है कि फरवरी 2018 में हो जाएगा, चाहे उससे रिलेटेड पैसा अप्रैल 2018 में आया है। ऐसे एक एग्जांपल ये भी है कि अगर
An enterprise has received an advance in February 2018 for the sales to be made in May 2018. यानी कि अगर आपने किसी से एडवांस में पैसा ले लिया है जिसकी सेल आपने मई में करनी है, तो एक्चुअली रेवेन्यू रिकग्निशन कब माना जाएगा? जिस समय एक्चुअली सेल की जाएगी 2018 में। जब पैसा रिसीव किया है तो वो सिर्फ पैसे से रिलेटेड अमाउंट ही आपको दिखाई देगा, मगर उस समय उसको सेल नहीं माना जाएगा। सेल आपके लिए यानी कि रेवेन्यू आपके लिए तब रिकॉग्नाइज्ड होगा जब एक्चुअली आप सेल कर चुके होंगे। तो मई 2018 के अंदर इसको दिखाया जाएगा एज पर रेवेन्यू रिकग्निशन कंसेप्ट। उसके बाद लास्ट आपके पास ऑब्जेक्टिव है वेरीफेबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। वेरीफेबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट बड़ा ही सिंपल सा है कि जितने भी आप अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स रख रहे हैं उन रिकॉर्ड्स के पीछे कुछ ना कुछ एक डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, एक एविडेंस होना चाहिए। तो यही चीज़ हमको वेरीफेबल ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट हमारे लिए बताता है कि आपने जो भी अकाउंटिंग की है उसके पीछे कोई आपके पास डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, कोई वेरिफिकेशन करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट अवेलेबल होना चाहिए। द वेरीफेबल ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट होल्ड्स दैट अकाउंटिंग शुड बी फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस, यानी कि आप अपनी मर्जी से उसको कुछ भी नहीं दिखा सकते कि जो भी चीज़ आपने खरीदी या बेची है या जो भी एक्सपेंस आपने किया है आप अपनी मर्जी से उसका अमाउंट नहीं डाल सकते। जो भी चीज़ है उसके पीछे एक वाउचर, एक कैश मीमो, एक रिसिट्स, एक इनवॉइस, एक बिल, कुछ ना कुछ आपके पास उसकी सपोर्ट में होना चाहिए। इट मीन्स ऑल अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन शुड बी एविडेंस एंड सपोर्टेड बाय बिजनेस डॉक्यूमेंट्स। दीज सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स आर कैश मीमोज, इनवॉइसेस, सेल बिल एक्सेट्रा। तो ये बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा आप लोगों को। एक बार आप दोबारा से इस वीडियो को सुन लेंगे तो आपको जितनी भी परेशानियां आएंगी उन सब को आसानी से आप सॉल्व कर पाओगे। तो वेरीफेबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट भी ख़त्म। इसका मतलब अब हमारे रिलेटेड जितने भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स थे 11 के 11 हमने पढ़ लिए हैं, और इससे पहले अकाउंटिंग एजम्पशन या कंसेप्ट जो थे 3 उनको भी हमने पढ़ लिए हैं। तो ये 14 नंबर हैं टोटल। इन सब को आप अच्छे तरह से करेंगे क्योंकि पेपर में इससे रिलेटेड कम से कम 2 या 3 डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, या फिर आपको कोई एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है जिससे आप इसका आंसर कर सकें। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी कि एंटिसिपेटेड लॉसेस या एंटिसिपेटेड प्रॉफिट की बात हमने कौन से प्रिंसिपल में की थी, या रेवेन्यू रिकग्नाइजेशन की जो बात हमने कब, मतलब हमने अगर सेल्स कब की थी तो हम उसको कब उसको रिकॉर्ड करेंगे, ये हमको कौन से कॉन्सेप्ट ने बताया। अगर हमें डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने हैं तो हमें कौन से कॉन्सेप्ट ने बताया। तो ये सारी बातें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चंस से जुड़ी होती हैं। तो आप इसको फटाफट से दोबारा से सुन लें, 1 मिनट में आपको, मतलब पिछली सारी बातें आपको जल्दी से याद हो जाएंगी, और फटाफट इसको लर्न भी कर लेना। जिससे लर्न करना तभी आसान होता है जब आप उसको समझ लेते हैं। तो जितनी उम्मीद करता हूँ कि अब आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी, नहीं तो आप दोबारा से जाके इस वीडियो को प्ले करें और उसको दोबारा से सुनेंगे। चलिए आज की क्लास यहीं तक, तो मिलते हैं अगली क्लास में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पार्ट लेकर। थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय बाय, टाटा, मिलते हैं अगली क्लास में।